बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक और वीलॉग के साथ मैं हूँ आपका होस्ट तारक चौधरी। नाज़रीन, आज का जो हमारा वीलॉग है बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त हमारे मेहमान डॉक्टर मोहम्मद इब्रार हैं, जो कि कनाडा में इमिग्रेशन लॉयर है यहाँ पर, और इनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है। तकरीबन 15 साल से यहाँ पर ये इमिग्रेशन के जो प्रोसेस है यहाँ से वो कर रहे हैं लोगों के। और आज यहाँ कनाडा विनीपेग में हम इनके साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। और बेसिकली इस वीलॉग का मकसद तो यही है कि हमारे जो लोग हैं पाकिस्तान से, वो ऑलमोस्ट वो आने की ख्वाहिश तो रखते हैं लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती। हमारे आम आदमी लेमैन वो आना चाहते हैं कनाडा में, या अदरवाइज लोग बिजनेस वीज़ा पर आना चाहते हैं, लेकिन एक बात है कि वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लें। अच्छा, डॉक्टर साहब से हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं, आज इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे कि ये आम आदमी या बिजनेसमैन या अदरवाइज लोग यहाँ पर जो आना चाहे तो उनके क्या प्रोसेस जो है वो इख्तियार करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपसे मैं डिस्कस करता हूँ जो पहली एक बात कि पाकिस्तान में जो हमने वहाँ पर देखा है कि लोग जो वहाँ पर बैठे हुए हैं वो ट्रैवल एजेंट्स हैं या अदरवाइज दूसरे लोग हैं, लायर नहीं होते, मतलब लायर हैं आप, बैरिस्टर हैं आप, वो तो आम जो लोग होते हैं ना, तो वो उनको कोई ना कोई ऐसी कोई बात बताते हैं, उनको अपने वो क्या कहते हैं कि वो उनको फंसाने की कोशिश होती है कि वीज़ा अप्लाई करें, आपको वहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और लोगों के रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी का शायद एक्सेप्ट भी हो जाता हो, और कहते हैं जी कि डन बेस पे आपका वीज़ा लग जाएगा। ये डन बेस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम जी डॉक्टर मोहम्मद इब्रार, इमिग्रेशन लॉ फर्म रन कर रहा हूँ, A&M कैनेडियन इमिग्रेशन लॉ फर्म इन विनीपेग मैनिटोबा। आई डिड माई PhD फ्रॉम UK, और इस टाइम मैनिटोबा में आप कह सकते हैं कि 5 से 7 इमिग्रेशन लॉयर्स होंगे, और अल्लाह के फजलो करम से साउथ एशियन इमिग्रेशन लॉयर इस टाइम विनीपेग में मैं अकेला हूँ जी। अच्छा, जबरदस्त। और आप कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो मेरे अपने ख्याल में साउथ एशिया की सबसे बड़ी इमिग्रेशन लॉ फर्म्स कनाडा में हमारी है जी। और कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर स्टैटिस्टिक एनालिसिस पूरी दुनिया में मैं अकेला आदमी करता हूँ जी। अभी चॉय साहब ने क्वेश्चन किया कि डन बेस क्या होता है जी। डन बेस का ये मतलब है कि एक किस्म की गारंटी है कि आप गारंटी के ऊपर हमें वीज़ा लग के देगा। सबसे पहली बात ये है कि जो डन बेस है ना जी, डन बेस ही फ्रॉड है। क्योंकि अगर कोई आपको गारंटी दे रहा है कि मैं वो वीज़ा ऑफिसर, मैं जो आपका वीजा लगवा के दूंगा, जो हमारे लेमैन लोग मन करते हैं, उसकी वजह ये है कि डन तो सिर्फ कर सकता है वीज़ा ऑफिसर, ठीक है, कि मैं गारंटी देता हूँ कि मैं वीज़ा दूंगा। इवन के आई एम बीइंग ए कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर, मैं नहीं कर सकता, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि अपने आपको वीज़ा लगा के दूंगा। तो डन बेस पे जो करते हैं, ये सबसे बड़ी जो है ये निशानी है कि वो फ्रॉड है। अब उसकी वजह है कि ले मैन के लिए सिंपल और बड़ा इजी तरीका है, कोई इसमें कोई साइंस नहीं लाओ, कोई इसमें चीज़ें नहीं हैं। मेरी अगर आप इंस्टाग्राम के पेज पे ऊपर जाएंगे या यूट्यूब के ऊपर वीडियो एक पड़ी हुई है कि विजिट वीज़ा की, वो इसमें लिंक हम मैं दे दूंगा और इसके साथ उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है कि विजिट वीज़ा की किस किस्म से विजिट वीज़ा के लगने के चांसेस क्या हैं। अब विजिट वीज़ा के लिए अगर आप चैट जीपी पे जाए ना जी, आप लिखें कि विजिट वीज़ा की रिजेक्शन की रीज़न क्या है, वो 7, 8, 10, 11 आपको रिजेक्शन निकाल के दे देगा कि ये रीज़न सही है। अब हम वो रीज़न के ऊपर आपने काम करना है और अब देखना है कि उसकी क्या आप जस्टिफिकेशन बना सकते हैं। अच्छा, बेसिकली तो जो लोग हैं उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि अगर आपने अप्लाई भी करना तो आपने उसमें लिखना क्या है और रीजन क्या देनी, ग्राउंड क्या देनी, आप करने क्या जा रहे हैं वहां पर। अब ने चीजें ना यूट्यूब ने बड़ी आसान कर दी हैं। आपको पाकिस्तानी लैंग्वेज में, इंडियन में आपको यूट्यूबर्स मिलेंगे, उन्होंने हर चीज के ऊपर आपको फॉर्म फिल करने के लिए तो सीधा सीधा बता दिया है। सही है। अब ये है कि चांसेस कैसे इंक्रीज होंगे जी विजिट वीजा में। उसका तरीका ये होता है कि लॉ में मुख्तलिफ केस लॉ ने टेस्ट डिफाइन कर दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केस लॉ है, उसमें ये फाइनेंशियल सबसे बड़ी रीजन जो है ना जी रिजेक्शन की, वो है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी।
कि आपने अपने फाइनेंशियल शो करने हैं वो क्या है। ओके। अब कैनेडियन केस लॉ ने ये डिटरमिन किया है कि 6 मंथ से ज्यादा की जो स्टेटमेंट होगी वो आपके कंसिस्टेंट 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ Okay. बैंक स्टेटमेंट, वो चाहिए उनको। वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी शो करती है। ओके। अगर जिसने 6 मंथ से ज्यादा बैंक स्टेटमेंट लगा दी है और अगर उसका वीजा फाइनेंशियल बेस के ऊपर रिजेक्ट हुआ है तो वो जुडिशियल रिव्यू में जाके दोबारा उसको वीजा मिल जाएगा। ओके। और जुडिशियल रिव्यू यहाँ पर होगा? जुडिशियल रिव्यू कनाडा में। कर ही सिर्फ कैनेडियन लॉयर सकता है और अगर कोई कर नहीं सकता। ओके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान दुनिया के उन कंट्रीज में से है जहां इमिग्रेशन का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स है। कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से जो कि मैं सिर्फ जानता हूं, 2 लोग हैं जो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। सही। एक है कैनेडियन कंसल्टेंट, उसकी वेबसाइट CICC है, रेगुलेटरी बॉडी। आप गूगल पे जाके सर्च करें, कोई आपको आदमी कहता है जी मैं कैनेडियन कंसल्टेंट हूं, ओके। आप CICC की वेबसाइट पे जाएं, उसका नाम डालें, देखें वो कंसल्टेंट है या नहीं। वो कंसल्टेंट के। हाँ जी। और कंसल्टेंट की एजुकेशन है ग्रेजुएशन प्लस 6 मंथ ऑनलाइन कोर्स। ओके। और दूसरे नंबर पे है कैनेडियन लॉयर। कैनेडियन लॉयर इज अ लॉयर, बैरिस्टर। लॉयर इज अ लॉयर, बैरिस्टर। हाँ जी। उसके लिए जो है कि आप लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पे जाएं और जाके देखें कि वो रजिस्टर है या नहीं। ओके। पहली बात है कि अगर कोई आपको ये कहता है कि मैं कनाडा में इमिग्रेशन लॉयर हूं और वो आपको कहता है उधर आके पाकिस्तान में मैं मैनिटोबा प्रोविंस में मेरी इंश्योरेंस है, मैं अगर दूसरे प्रोविंस में भी प्रैक्टिस करने जाऊंगा तो मुझे इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी। सही है। पाकिस्तान में तो केस कम मैं कर ही नहीं सकता ना जी, क्योंकि मेरी इंश्योरेंस ही नहीं है उधर की, तो आप वहां पे नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ओके। मैनिटोबा एक छोटे प्रोविंसेस में से है कनाडा के। मैं आपकी दुआओं से, अल्लाह के शुक्र से इधर इतना बिजी हूं कि मैं इंटरनेशनल, आपका माशाल्लाह तो बड़ा जबरदस्त है जी। इतना बिजी हूं कि मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं अपना जो है ना जी कोई क्लाइंट ओवरसीज, बहुत कम अच्छा ओवरसीज। डॉक्टर साहब, वो तो जाहिर बात है। आप अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो आपने बात किया कि फाइनेंस की बिना पर अगर उसकी रिजेक्शन होती, फाइनेंशियल पाकिस्तान में है, वो अपनी 6 माह की जो स्टेटमेंट है वो मतलब शो करे तो कितना उसको फाइनेंशियली उसका होना चाहिए, को कितने उसमें पैसे उसकी उसमें बैंक में पड़े हो, तो वो मोर एनफ मच एनफ क्या आप कह सकते हैं कि वो, इसको मैं रुपीस में तो नहीं बता सकता, मैं इसको कहूंगा कि इस कन्वर्ट वो खुद ही कर लेंगे, आप डॉलर में बता दें। 10,000 कैनेडियन डॉलर एक सिंगल आदमी के लिए। अच्छा वो भी उसकी रोटेशन हो 6 माह की, वो कंसिस्टेंट हो। अब ये ना हो कि आप कहें कि किसी जगह पे जाके वो $15 उसके अकाउंट में रह गए हैं। अच्छा। ठीक है, कोई 4,000 5,000 ये तो मिनिमम इतने तो रहे ना। सही है। क्योंकि आपने ये शो करना है कि 10,000 तो आपने ये शो करना है कि आपके एक विजिट का खर्चा है। ये आपने विजिट वीजे के लिए करना है। विजिट वीजे के लिए अगर इससे ऊपर जितना करते जाएंगे उतने ज्यादा आपके चांसेस होते जाएंगे। अच्छा, ये तो एक रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा उसको कोई चाहिए, इनविटेशन चाहिए किसी जगह की कोई, या विजिट के लिए वैसे वो अपने होटल वगैरह की बुकिंग करे जैसे वहां पर बताया जाता है तो अप्लाई कर दे? तो विजिट के लिए जो है, फॉर एग्जांपल विजिट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब डिपेंड करता है कि विजिट की बेताशा किसमें है। अगर एक आदमी आता है वो कहता है जी मैं विजिट करने कनाडा जाना चाह रहा हूँ, जस्ट फॉर टूरिस्ट एज ए, अब उसकी वो हिस्ट्री देखेंगे कि आया कि उसने कभी पहले कहीं दुबई, तुर्की, किसी दूसरी जगह पे गया है। अगर फर्स्ट ट्रैवल ही वो शुरू करना चाहे कनाडा से तो वो डाउट शुरू हो जाएगा उसको। सही है। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपकी फिर ट्रैवल हिस्ट्री होगी। अगर आपका कोई दोस्त है या कोई आपका इधर बहुत क्लोज रिलेटिव है तो फिर आपकी हिस्ट्री नहीं भी है तो वो जस्टिफाइबल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैं कहता हूँ कि इधर मेरी फैमिली इधर रहती है, बेबी होने वाला है, तो मैं अपनी मदर इन लॉ को बुलाना चाहता हूँ। नो नीड ए ट्रैवल हिस्ट्री। सही है। मैं अगर अपनी सिस्टर को बुलाना चाहता हूँ तो नो नीड ट्रैवल हिस्ट्री, क्योंकि मैं अपनी के लिए बना असल में तो लोग जो मतलब लोग अप्लाई वहां पे करते हैं तो लोग जारी बात जैसे कि विजिट वीजा पे भी आना चाहते हैं तो जेहन में एक यही बात होती है कि हम कोई ना कोई यहाँ से तरीका इख्तियार करेंगे। एनी वो एक अलग बात है। अच्छा, दूसरा ये कि बिजनेस वीजा जो है अगर वो कोई लेना चाहे वहां से पाकिस्तान के लिए, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसको क्या करना चाहिए? बिजनेस इमिग्रेशन, कनाडा की इमिग्रेशन जो है ना जी, फेडरल और 13 प्रोविंसेस और टेरिटरीज हैं। ओके। हर प्रोविंस और के अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है।
अच्छा। इमिग्रेशन उन्होंने रूट लेवल पे दे दी हुई है। ओके। अभी तो यहाँ तक हो चुका है, बाज कम्युनिटी में वो भी अप्लाई करता है। बिजनेस इमिग्रेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, ओके। यानी कि जैसे हमारे गांव है ना, इनके गांव की अपनी बिजनेस अच्छा, उनके अपने डिफरेंट रूल हैं, अपने डिफरेंट रूल्स है, एवरीथिंग। और उसके फेडरल से शुरू होगा। फॉर एग्जांपल अगर फेडरल में आप कहते हैं कि 10-20,000 से बिजनेस इमिग्रेशन, सॉरी 10-20,000 से शुरू होगी। अब यहाँ जो है मैनिटोबा में आप बात करें $100,000 से आप आउटसाइड ऑफ विनिपेग जो है बिजनेस इमिग्रेशन लगा सकते हैं। सही है। तो बिजनेस इमिग्रेशन का पहले ये था कि पहले बिजनेस इमिग्रेशन में ये होता था कि आप आपको डायरेक्ट पीआर मिलता था। आजकल ये हुआ है कि बिजनेस इमिग्रेशन के ऊपर वर्क परमिट मिलता है। फिर आप आके यहाँ 3 साल, ऑलमोस्ट साल 2 साल काम करते हैं, फिर अपनी पीआर अप्लाई करते हैं। सो फर्दर आपको 3 इयर्स और लग जाते हैं आपको सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस लेते जी। तो वहां से जारी बात है, वो जो पैसा वगैरह फाइनेंस वगैरह करेंगे, वो शो करेंगे, तो जितना भी होगा उनकी रिक्वायरमेंट तो वो अलग है सबकी। वो रिक्वायरमेंट्स हर प्रोग्राम की, हर प्रोविंस की वो अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट ये है, मगर ये है कि मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो जब भी आप अप्लाई करें कोशिश करें कि इमिग्रेशन लॉयर के थ्रू प्रोसेस करें। ओके। दूसरे नंबर पे सिंपल सी चीजें हैं कि क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आती थी पहले, अब तो खैर मैं नहीं क्लाइंट करता ओवरसीज। उनमें से एक चीज ये होती थी कि ये हमने जो है ना जी, इस बंदे के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, ये पैसे दे रहा है, तो हमने उसकी वेबसाइट पे देखा वो बंदा फोन का रिप्लाई नहीं कर रहा। अच्छा। सिंपल सा तरीका है, सोशल मीडिया इतना एक्टिव हो चुका है, आप गूगल पे जाएं, फॉर एग्जांपल आप मेरा नाम लिखते हैं गूगल पे, अब मेरी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, पहले तो लॉ सोसाइटी में जाएं, मैनिटोबा में देखें मेरा नाम है, रजिस्टर्ड लॉयर नहीं। दूसरे नंबर पे जाके आप देखें कि ये कह रहा है कि बंदा डॉक्टर है, ये डॉक्टर है या नहीं। अब डॉक्टर की मेरी वेरिफिकेशन क्या होगी कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो की वेबसाइट पे चले जाएंगे तो आपको जो है ना पता चल जाएगा कि मेरा नाम सर्च करेंगे मिल जाएगा। फिर उसके अलावा आप देखें कि मेरा यूट्यूब चैनल 5 साल पुराना है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन पे नॉन फिगर है ना डॉक्टर साहब। तो जो इस तरीके से फिर आप गूगल मैप में जाएं, गूगल मैप में जाके चेक करें कि जो है कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है या नहीं। कुछ क्लाइंट ने मिडिल ईस्ट से मुझे किया, राब्ता किया, उन्होंने कहा जी ये लॉयर कंसल्टेंट ने हमसे पैसे नहीं है और ये अभी मिल नहीं रहा। मैंने गूगल में जाके सर्च किया तो उस जगह पे जो है ना जी वो टेकवे की शॉप थी। अच्छा। फूड शॉप थी। तो ये इस किस्म की जो ड्यू डिलिजेंस है ना, अगर ये आप खुद कर लें पहले, तो सोशल मीडिया ने ये चीजें बहुत ज्यादा कर दी हैं कम। अगर आपके कोई दोस्त यार, आपके कोई जानने वाले आपको ये गारंटी देते हैं कि वो बंदा लगवाता है, ये करता है, मगर आप अपनी पहले ड्यू डिलिजेंस तो करें कि ये बंदा जेन्युइन है या नहीं। क्योंकि फ्रॉड जो है, मैं अननोन बंदा जाके पाकिस्तान में बैठ जाएगा, वो आप उसको अननोन बंदे को पैसे नहीं देंगे, आप उसी बंदे को पैसे देंगे जो आपके जानने वाला। असल में तो एजेंट वगैरह होता है ना बीच में सारा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं, ये जो एक सवाल है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आते हैं, आना भी चाहते हैं, ये इनका स्कोप क्या है? जो वो यहाँ पर आते हैं तो आकर क्या उनको वो जो एक होती है ख्वाहिश उनकी होती है, कहेंगे यहाँ पर एडमिशन लेंगे, उसके बाद यहाँ पर रहेंगे या पीआर मिल जाएगी, तो ऐसा सिलसिला ये है इसमें कोई? नहीं, बिल्कुल है जी। ऐसा स्टूडेंट्स के लिए आप कहें कि कनाडा जो है बेस्ट टू बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ओके। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है कि बीइंग ए लॉयर मैं स्टूडेंट का एडमिशन नहीं करवाता। ओके। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बड़ी नीट एंड क्लीन है। पाकिस्तान में स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो किसी कंपनी के पास जाता है, क्योंकि उनके एडमिशन भी तो नीट एंड क्लीन है, अगर नीट एंड क्लीन तरीके से किया जाए। नहीं वो खुद भी कर लेते हैं, उनको पता होता है। जब वो पाकिस्तान में लोगों के पास जाते हैं ना, जो जिन्होंने कंपनी खोली है, वो नॉन लॉयर है ना वो कंसल्टेंट है। ओके। अच्छा, वो जाता है उनके पास, वो कहता है जी मैंने कनाडा जाना है, उसकी ख्वाहिश होती है कनाडा जाना है। अब वो जिस बंदे के पास जाता है उसको यूके से एडमिशन में कमीशन मिल रहा है 40%। वो लेते हैं। अच्छा, अब अगर कनाडा में उसको कॉलेज से कमीशन मिल रहा है 20%, अब वो क्या आपके ख्याल में इधर कनाडा आएगा? वो यूके लेके जाएगा। ऑफ कोर्स वो उसको 40% कमीशन की वजह से लेके जाएगा। अब वो कहेगा जी मैं गारंटी देता हूँ आपको, उधर ये हो जाएगा जी, उधर जाके आपकी इंडेफिनेट हो जाएगा, ये फलां हो जाएगी। आप उसकी गारंटी पे ना जाएं, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें।
आप चेक करें कि कनाडा में अब आजकल लकीली ये चक्कर है कि आजकल जो है ना गवर्नमेंट ओवरऑल इंडिया के जो वीजेज है ना उसके नंबर्स बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं। अगर आप रिजेक्शन पे जाए विजिट वीजे के और दूसरे नंबर पे कम हो रहे हैं। अच्छा, इस टाइम पे जो दूसरे कंट्रीज हैं उनके लिए ये आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी कि उसको ओवरकम करें। ओके, उस किस तरीके से कि सिंपल सा तरीका है, कोई हार्ड एसडीएस तो वैसे खत्म कर दिया इन्होंने। अब इसका तरीका क्या है? सिंपल सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आपका आइएलटीएस सबसे अच्छा होगा, ओके, इस आइएलटीएस अच्छा होगा तो इसका मतलब आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिलेगी। ठीक है, अगर आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिलेगी तो आपका इसका मतलब वीजे के स्टडी परमिट के चांसेस ज्यादा चांसेस है। कॉलेज और किसी सर्टिफिकेट डिप्लोमा में आए, प्रॉपर किसी आप आए ज्यादा इसमें आए यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी में आए। उससे क्या होगा कि आजकल जो मैं ये देख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैनिटोबा में ज्यादातर लोग जो पाकिस्तानी आ रहे हैं वो मिडिल ईस्ट से आ रहे हैं, उनके बच्चे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे तो पाकिस्तान से कम है, पाकिस्तान या आप कह लें कि इंडिया से कह लें, मतलब ये इंडिया फ्लो जो है वहां से। इंडिया में ना जी जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस करें ना ऑलमोस्ट लास्ट ईयर कोई 2.5 लाख स्टूडेंट आया इंडिया से और पाकिस्तान से आया कनाडा में जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट। पाकिस्तान से 4000 पूरा भी नहीं आया जी। अच्छा, 3975 स्टूडेंट आया इंटरनेशनल। पाकिस्तान इज यू नो इट्स नॉट इन अ गेम इवन दैट। सो इतना बड़ा डिफरेंस है। इसके लिए उसकी एक बड़ी वजह ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है ना जी बड़ा सपोर्ट करती है स्टूडेंट्स को। फॉर एग्जांपल वो इनके बैंक्स जो है ना आपको लोन देते हैं लिए वो, और उसका वो इसकी वजह फिर वो पूरी दुनिया में रेमिटेंस का बड़ा हिस्सा लेके जा रहे हैं। उनका वो होता है। हमारी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि इस किस्म के इकदाम करे जिसकी वजह से स्टूडेंट को सपोर्ट करे। और हमारे एचईसी में वो वहां से वो देते तो उनको स्कॉलरशिप तो मिलता है, लेकिन वो मेरा ख्याल नॉमिनल कम होते हैं। हाँ। कि वो हमारा वो उसका वो जो रिक्वायरमेंट है ना स्टूडेंट्स की या उसकी वो जो तादाद जितनी में है उसको नहीं पूरा कर पाते। हाँ। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से अगर जो जितना बड़ा डिफरेंस है ना जी पाकिस्तान और इंडिया का, वो वीजे का भी उतना फर्क होना चाहिए ना। मगर ये देखें ये तो कोई कंपैरिजन ही कोई नहीं है ना उसमें। तो उसमें उसका सबसे बड़ा मैं ये एडवाइस करूंगा अच्छी आइट्स होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें और खुद एडमिशन लें। अच्छा, उसकी यानी कि स्टूडेंट जो हैं वो आइल्स करें और उसके बाद वो एडमिशन अपना प्रोसेस खुद करें खुद। उसकी वजह देखें ना चोई साहब कि अगर आप देखें कि अब टोरंटो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें तो कमीशन कोई मिलता नहीं है कंसल्टेंट को। नहीं, कोई नहीं मिलेगा। तो वो अगर कमीशन कंसल्टेंट क्यों करवाएगा जब उसको कमीशन नहीं मिलेगा। सही है। तो उसके लिए सबसे बेहतर हल है कि बच्चे खुद देखें, रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के देखें, टॉप यूनिवर्सिटी पता भी होता है। हाँ, और आप टॉप यूनिवर्सिटी में करें आपके वीजे के चांसेस ज्यादा है। जो आपने अपना स्टडी प्लान लिखना है वो सॉलिड होना चाहिए। सही है। वो डिटेल्स होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपकी कोशिश करें कि जो अभी हमने विजिट वीजे में की है 6 मंथ की, अगर आप वालिद साहब की लगा रहे हैं तो 6 मंथ की लगाएं। अगर आप अपनी लगा रहे हैं तो फिर उसका रिलेशनशिप कायम करें पेरेंट्स उसके साथ। कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंस कहाँ से आ रहा है आपका, अगर एक बच्चे ने अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाई है तो वो वालिद साहब की तरफ से एक डीड बना ले, गिफ्ट डीड, कि मेरे वालिद साहब ने मुझे ये 20, 25, 50 लाख डॉलर जो है ना दिए, गिफ्ट दिए और मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं डिपेंडेंट हूँ। तो वाले साहब अपने भी लगा देंगे तो उसमें तो वो कोई इतना फाइन है, जारी बात है, तो उसको कर रहे हैं ना, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे हैं। तो इस किस्म की स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें लगाएं, स्टडी एसओपी लगाएं अच्छा सा बना के। एसओपी की वीडियोस पड़ी हुई हैं ऑनलाइन, सारी चीजें मिल जाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं लॉ में हूँ ना जी, अगर जो सब आपका बेटा लॉ का भी है, लॉ का अगर कोई आवाज से आना चाहिए तो ये भी जरूरत है ना डॉक्टर साहब, ये क्योंकि आपका तो ये प्रोफेशन है और बहुत सारे लोग आना भी चाहते हैं ये आपके जो वकालत के लिए। मैंने जो है ना जी लॉ के लिए सबसे बेहतर मैंने ये किया अपने YouTube चैनल्स के ऊपर ना जी 5 वीडियोस की सीरीज बना के लगाई हुई है। अच्छा, हाउ पाकिस्तानी लॉयर्स कैन बिकम ए प्रैक्टिसिंग लॉयर इन कनाडा। वो आप 5 वीडियो देख लें। मेरा नहीं ख्याल आपको उसके बाद किसी किस्म के क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। A to Z हर चीज स्टेप बाय स्टेप उसमें मैंने डिफाइन की हुई है जी। सही हो गया। मैं इधर वॉलंटियर पढ़ाता रहा हूँ ओंटारियो में भी। ऑलमोस्ट 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स मेरा उधर है। अच्छा। 15-20 से ज्यादा स्टूडेंट्स इधर हैं मेरे, नाइजेरियन, अरबिक और इंडियन सरदार, बेताशा। अल्लाह के फजल करम से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है कि बेताशा स्टूडेंट है जी।
चलें जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर इब्रार साहब से, और ये बेसिकली खिदमत खलक जो है ना, ये इनका बड़ा ज़बरदस्त वो एक शेवा भी है, इनकी ख्वाहिश भी होती है। तो यही आज हम उससे डिस्कस कर रहे थे, जो आपने देखा, आपने सुना कि अगर आना चाहें खुद करें, अप्लाई करें, और ख़ास तौर पर आप अपने आप को बचाएं, अपने फाइनेंस को बचाएं। ये जो एजेंट्स वगैरह होते हैं ना, जो आपको मुख्तलिफ हीलो बहानों से वो बड़ा कुछ दिखाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है सारा कुछ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नए वीलॉग के साथ। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।